students, we are discussing about chapter 10 reaching the age of adolescence, जिसमें की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट की पॉइंट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड पुबेरिटी विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, किस किस ग्लैंड से कौन कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं. इसके बाद थायराइड ग्लैंड भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. थायराइड ग्लैंड 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. थायरोक्सिन जो होता है हेल्प्स करता है एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के. एंड कैल्सिटोनिन, नेम ही कैल्सिटोनिन है, दैट मीन्स कैल्शियम जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के थ्रू. यहां तक हम पढ़ चुके थे थायराइड ग्लैंड तक. नाउ नेक्स्ट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज एक सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का. लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड बिहाइंड द बेस ऑफ आवर स्टमक. हमारे स्टमक के बेस के नीचे लोकेटेड होता है. इट इज मेनली मेड अप ऑफ अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. अभी ये क्या है ये आप हायर स्टडीज में और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ आपको मेनली याद रखना है कि अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. कुछ कुछ वर्क भी दिया हुआ है. अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूसाजोन हार्मोन विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए अल्फा सेल्स चाहिए होते हैं, वर्क करते हैं, सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन को. बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा, विच डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये डिक्रीज करता है. अगर ज्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल. देन द डेल्टा सेल्स सिक्रीट सोमेटोस्टेनिन हार्मोन विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स का जो फंक्शन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए डेल्टा सेल्स वर्क करते हैं. एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड कॉजेज हाई और लो डायबिटिक प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स. डायबिटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पैनक्रियाज और इसके थ्रू जितने भी तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, जितनी भी डायबिटिक प्रॉब्लम होंगी. The various hormones secreted by this gland have an important effect on reproductive life of a human being. Human being की जो reproductive life है, जो reproduction का process है, उसका एक बहुत बड़ा important effect होता है पेनक्रियाज का. यहाँ आपको मेनली ग्लैंड्स के नेम याद रखने हैं. ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और किसके लिए. सिर्फ हार्मोन का नेम एंड वो हार्मोन उसका क्या फंक्शन है, सिर्फ इतना ही आपको इसमें याद रखना है. बाकी कोई डिटेल इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट जो टेबल आ रही है, टेबल में आपको टेबलाइज करके दिया हुआ है हर चीज कि ग्लैंड कौन सा है, क्या फंक्शन है, क्या हार्मोन है, तो और मेन लोकेशन. इससे ज्यादा आपको इन टॉपिक्स में कुछ भी याद नहीं रखना है. बाकी आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे डिटेल में. गोनाड्स के बारे में बात करते हैं. गोनाड्स जो सेक्स ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में. मेल्स में टेस्टिस आर द गोनाड्स. दीज प्रोड्यूस स्पर्म्स. ये सब कुछ हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं. टेस्टिस ऑल्सो सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन मेल्स ड्यूरिंग पुबेरिटी एंड एडोलेसेंस. जितने भी चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क है टेस्टोस्टेरोन का. सम ऑफ दीज चेंजेस आर चेंज इन वॉइस. क्या क्या चेंज है अभी हम इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं. चेंज इन वॉइस होता है, अपीयरेंस में चेंज होता है, बॉडी हेयर्स निकलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस एक्सेट्रा. It also regulates the growth of sperm. The reproduction function in males is started by testosterone only. जो मेल है वहां पर एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, whereas फीमेल में 2 होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसका भी हम आगे पढ़ेंगे. इन फीमेल्स ओवरी आर द गोनैड्स. तो गोनैड्स ग्लैंड्स हैं जहां से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं. तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, तो मेल्स में टेस्टिस गोनाड्स है एंड ओवरीज फीमेल में गोनाड्स है, क्योंकि ओवरीज से ही ओवा या एग जो भी है वो रिलीज होता है. तो ओवरीज प्रोड्यूस ओवा या फिर एग भी बोल सकते हैं, जो फीमेल जेमेट है. प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. ओवरीज ऑल्सो सिक्रीट 2 हॉर्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स दैट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग पुबेरिटी एंड एडोलेसेंस. सेम वर्क है जो टेस्टोस्टेरोन करता है मेल में. सम ऑफ दीज चेंजेस आर चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवा. इसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन पर. ये रेगुलेट्स करता है
फीमेल में जो यूटेरस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट्स द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन यूटेरस ऑफ फीमेल्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जितना भी वर्क है, जितना भी जो कंट्रोल सिस्टम है, वो प्रोजेस्टेरोन उसमें वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड अबव द किडनीज. किडनी से ऊपर ये लोकेटेड होते हैं एडर्नल ग्लैंड्स. एडर्नल ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड एड्रेनिल. एड्रेनिल हार्मोन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. एड्रेनिल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड. ब्लड में भी सॉल्ट लेवल होता है, उसको बैलेंस करने के लिए अपने मूड स्विंग्स वगैरह जो आते हैं, जो अचानक से हमें गुस्सा आ रहा है, अचानक से हम डिप्रेशन में आ गए, अचानक से हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, कूदने लगे, तो ये सब एड्रेनल ग्लैंड्स जो एड्रेनिल हार्मोन है ये सब रेगुलेट करता है. दिस हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड स्विंग्स इन एडोलसेंस. It helps in coping up with moods of anger, worry and depression. In other words, it helps in coping with situations of fight, fright and flight. ये सारी situations आती है हमारी बॉडी में. एक लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां आप बहुत खुश होंगे, फ्लाइट उड़ने लगेंगे. तो बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, तो उससे कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से उस चीज से ओवर आना है हमें, ये सारा एड्रेनल वर्क करता है. तो यहाँ पर हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, इतने ही हैं आपके चैप्टर में. अब इन सबका जो कंक्लूजन है वो एक टेबल में निकाला गया है. तो मेनली ये टेबल ही आपके लिए सब कुछ है, इसे ही आप पढ़ लेंगे, दैट इज इनफ. तो टेबल 10.2 सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस. कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके फंक्शंस हैं. फर्स्ट ग्लैंड हमने पिट्यूटरी पढ़ा था. लोकेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं, बेस ऑफ ब्रेन में होता है. और हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं इससे सिक्रीट होते हैं. फंक्शन क्या है? इट इज द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स एंड हेल्प्स इन ग्रोथ. ग्रोथ हार्मोन है दैट ऑब्वियसली ग्रोथ में ही वर्क करेगा. सेकेंड आते हैं थायराइड पर. थायराइड आप सभी को पता है नेक एरिया में होता है. थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, कंट्रोल्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर. एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन मे रिजल्ट इन अ डिसीज कॉल्ड गॉइटर. तो गॉइटर कैसे होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जब कम होता है या फिर इनएबिलिटी हो जाती है प्रोड्यूस करने में, तो डिसीज हो जाती है गॉइटर, जो गले में होती है. इसके बाद नेक्स्ट वाज पेनक्रियाज. अभी पढ़ा है, नियर स्टमक के बेस के नीचे होता है. इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और जितना भी डायबिटीज वाला जो प्रॉब्लम है वो पेनक्रियाज और इंसुलिन के थ्रू ही होता है. तो रेगुलेट्स करता है शुगर मेटाबॉलिज्म को. डेफिशिएंसी क्या है? डायबिटीज. अगर कमी हो जाती है इंसुलिन की, देन जो बीमारी होगी दैट इज डायबिटीज. इसके बाद एडर्नल पढ़ते हैं. अटैच टू ईच किडनी, दोनों किडनियों से अटैच होते हैं. एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है. वर्क क्या है? कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, helps body to adjust to stress when a person is very angry, worried or embarrassed. इसके बाद टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी. टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है. प्रमोट्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या जो चेंजेस होंगे मेल्स में वो सब टेस्टोस्टेरोन देखता है. इसके बाद लास्ट इज ओवरी. लोअर एब्डोमेन में होती है ओवरी. एस्ट्रोजन ही दिया हुआ है, बाकी आप दोनों लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी रिलेटेड जितना भी वर्क होगा वो देखता है. एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का वर्क सिमिलर है, बस वहां पर स्पर्म प्रमोट्स होता है, प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर एग होता है, एग फॉर्मेशन. promotes egg formation and development of secondary sexual characteristics in females, prepares uterus for pregnancy, develops mammary glands. तो जो प्रेगनेंसी वाला जो वर्क है ये देखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन वाला वर्क यही है. डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख सकते हो आप दोनों में. वहां आपको स्पर्म का लिखना है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एग फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर का हाफ पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, हाफ चैप्टर, जिसमें हमने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, उनके नेम, कहाँ लोकेटेड है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, क्या वर्क है उसका. जो नेक्स्ट अब टॉपिक आएगा दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ चाइल्ड. वहां पर हम चाइल्ड जो बेबी होता है मदर और फादर से, तो उसका जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड कैसे बनता है, जो भी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, पहले भी, एंड चैप्टर में भी पढ़ा है हमने रिप्रोडक्शन का। इस बार हम देखेंगे कि जो भी बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा, ये किस तरीके से डिसाइड होता है, क्या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे डिसाइड होगा कि गर्ल होगा या बॉय होगा। कंप्लीट जीन्स आपने सुने होंगे, जीन्स ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम्स भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में, जहां न्यूक्लियस का हमने पढ़ा था। क्रोमोसोम्स के ऊपर स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो जीन्स होते हैं, जिन्हें आप हेरिडिटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड, सेक्स मीनिंग जेंडर है यहाँ पर। Gender of a baby is determined by the nature of gametes that fuse to form the zygote। अब हमें पता है gametes हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेल gamete एंड फीमेल gamete फ्यूज होते हैं, फ्यूजन का प्रोसेस होता है, एक जाइगोट बनता है। उस जाइगोट पर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम्स एवरी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जीन्स की फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को। अब ये क्या है, ये आप कंप्लीटली डिटेल 10th क्लास में भी है, वहां आपको इजीली समझ में आएगा। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल विच कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। These genes determine all inherited characters including the sex of a child। अब जो नेक्स्ट बेबी होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें क्या क्वालिटीज आएंगी, उसका जेंडर क्या होगा, सब कुछ ही डिटरमाइन ये जीन्स ही करते हैं। और ये जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, फादर से भी आ रहे हैं एंड मदर से भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर एक बॉडी की। द न्यूक्लियस ऑफ ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर्स। पेयर्स आप समझते हैं, क्रोमोसोम्स की बात हो रही है यहाँ पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 23 होते हैं पेयर्स। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, या फिर अगर नंबर में काउंट करेंगे तो 23 2 जा 46। टोटल नंबर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स में 23 पेयर्स होते हैं। मदर में भी 23 होते हैं, फादर में भी 23 होते हैं। 23 ही ट्रांसफर होते हैं, 23 ही मदर के, 23 ही फादर के नेक्स्ट जनरेशन में। अब 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिल्कुल सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और यही 22 पेयर्स नेक्स्ट जनरेशन में डिसाइड करते हैं अदर क्वालिटीज। लेकिन जब बोला है मैंने 22 पेयर सेम होते हैं, दैट मीन एक पेयर होगा जो अलग होता है, फादर में अलग होता है, मदर में अलग होता है। वही पेयर डिसाइड करता है जेंडर को, बाकी 22 पेयर्स डिसाइड करते हैं अदर क्वालिटीज को। टॉपिक पर आते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 pairs of 46 chromosomes। Out of these 23 pairs, the last pair of chromosome is different in male and female। और इसी को ही सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मीन कि ये ही जेंडर डिसाइड करता है, जो लास्ट पेयर होता है, 23rd जो पेयर होगा वो। ऑल द रिमेनिंग 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल। चाहे कोई भी हो, मैं, आप, एनी अदर, सब में 22 पेयर्स होते हैं, वो सेम होंगे। 23rd पेयर होता है वो अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। क्या होता है वो मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। डायग्राम में मदर एंड फादर दिया हुआ है, मदर में XX लिख रहा है, फादर पे XY लिख रहा है, तो यही एक 23rd पेयर है। अगर हम नंबर में क्रोमोसोम्स की बात करते हैं 46 होते हैं, दैट मीन 44 क्रोमोसोम्स दोनों में सेम होंगे। 45 एंड 46 वाला अलग हो जाता है, तो 45 वाला फिर भी सेम है, दोनों में XX। 46 वाला बिल्कुल ही अलग हो जाता है। लेकिन अगर पेयर की बात की जाएगी तो पेयर 22 पेयर सेम होता है। 23rd पेयर मदर में XX होता है, फादर में XY होता है। मदर में ही नहीं, मेल फीमेल। अगर नेक्स्ट जनरेशन में पेयर जो 23rd पेयर 22 तो सेम ही आएंगे। 23rd पेयर जो बनेगा, अगर XX बनेगा तो बेबी गर्ल होगी, और XY होता है वहां पर बेबी बॉय होता है। अभी कैसे बनता है ये आपको देखना है कि मदर से XX आएगा, फादर से XY आएगा। अगर ये X इसके X के साथ मिलेगा तो नेक्स्ट क्या बनेगा, XX, तो वहां एक गर्ल होगी। और अगर ये X Y के साथ मिल गया तो बॉय हो सकता है। सिमिलरली इस X का मिलाएंगे, इस X अगर ये इस X से मिलेगा तो गर्ल होगी, और अगर ये X इस Y से मिल जाएगा देन बॉय होगा। अब डिफरेंस यहाँ पर ये समझना है कि जो मदर है उसके पास सेम टाइप ऑफ एग्स हैं। एग्स और स्पर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो फीमेल जेमेट्स हैं वो एग्स होते हैं, मेल जेमेट्स होते हैं वो स्पर्म होते हैं। तो यहाँ पर तो सिमिलर टाइप है, एक्स एक्स,
यहाँ पर डिफरेंस है एक्स एंड वाई का। दैट मीन कि अगर बेबी गर्ल हो रही है एक्स एक्स, चाहे बेबी बॉय हो, ये तो सेम ही रहता है, इसका तो एक्स ही जा रहा है, इसका तो एक्स ही जाएगा। अगर इसका एक्स से मिलेगा तो बेबी गर्ल होगी, इसका एक्स वाई से मिलेगा तो बेबी बॉय होगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये बेबी गर्ल और बॉय कौन डिसाइड कर रहा है, डिसाइड कर रहा है फादर। बिकॉज अगर ये तो सेम ही है, ये तो चाहे कैसे भी ले लो, इस वाले एक्स को ले लो चाहे इस वाले एक्स को ले लो, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस कर दिया कि अगर ये एक्स आ गया तो गर्ल हो जाएगी और ये वाई आ गया तो बॉय हो जाएगा, तो जो डिफरेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये फादर से आ रहा है। दैट मीन जो नेक्स्ट जनरेशन में जो जेंडर डिसाइडेंट कौन है वो फादर है। फादर रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट जनरेशन वाला जो भी बेबी होगा उसका जेंडर डिसाइड करने के लिए। डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर नेम्ड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स रखा गया है नेम इनका। जो नेक्स्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स 23rd पेयर जो होता है उसको बोला गया है। इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट व्हाइल फीमेल्स हैव सेम काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी मैंने बताया फीमेल्स में सेम काइंड है एक्स एक्स, तो वहां तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, चाहे आप पहले वाला एक्स ले लो चाहे आप बाद वाला एक्स ले लो। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि दोनों एक्स एक्स या दोनों एक्स वाई सेम टाइम पे काम नहीं आ सकते हैं। एक्स एक्स में से कोई एक जाएगा और एक्स वाई में से कोई एक जाएगा, देन डिसाइड होगा। तो जब एक्स एक्स में से कोई एक जाएगा तो चाहे आप कोई सा भी एक्स ले लीजिए, मदर के एक्स एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर फादर के एक्स वाई में से अगर एक्स चला गया तो वो बेबी गर्ल बन जाएगा और अगर वाई चला गया तो बेबी बॉय बन जाएगा, तो वहां डिफरेंस फादर कर रहा है। इन मेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर इन पेयर एज एक्स वाई. In females, the sex chromosome are in pair in XX. When X chromosome of sperm fertilizes with the X chromosome of ovum, the resulting zygote carries XX pair. तो ये पहले बता चुकी हूँ, अगर मदर का X आता है, फादर का भी X आता है, तो नया zygote बनेगा वो XX बनेगा और क्या होगा, बेबी गर्ल होगी. As a result, the zygote will develop into a female child. लेकिन when Y chromosome of sperm fertilize with X chromosome of ovum, लेकिन अगर मदर का तो जब भी X ही आएगा, बाद में भी एवरी टाइम मदर से तो X ही आना है. लेकिन अगर फादर से Y आ गया, then resulting zygote carries XY pair. As a result, the zygote will develop into a male child, baby boy होगा. तो ट्रेडिशनली इट इज बिलीव दैट ए मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. आजकल आप सभी को पता होगा, अभी भी बहुत गांव ऐसे हैं जहां पर लड़कियां हो जाती हैं तो उसके लिए ब्लेम मदर को किया जाता है. लेकिन एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, पढ़ाया इसीलिए जा रहा है कि अगर जब आप ये पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझेंगे तो कंक्लूजन एंड में यही आता है कि मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. एट द एंड फादर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी, क्योंकि अगर एक्स आता है देन गर्ल बनेगी और अगर फादर का वाई आता है देन बॉय बनेगा. मदर से तो ऑलवेज एक्स ही आएगा क्योंकि उसके पास तो एक्स ही है. बट एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इट इज द सेक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी. देयरफॉर इट इज द फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी. तो बेबी का जेंडर क्या होगा ये मदर ने डिसाइड नहीं किया, ये फादर डिसाइड करता है. तो एजुकेशन इसीलिए जरूरी है. ये आप पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, किस अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन होता है. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 23 पेयर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. 22 पेयर्स तो ऑलवेज सेम होते हैं. तो वो तो डिसाइड करते हैं अदर क्वालिटीज की, बच्चे की हाइट क्या होगी, बच्चे का आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर टेक्सचर कैसा होगा, ये सब मदर फादर ये सब 22 क्रोमोसोम्स डिसाइड कर लेते हैं. 22 पेयर्स होते हैं. जो 23rd जो पेयर होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वही जेंडर डिसाइड करता है. 23rd जो पेयर होगा वो मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है एंड फीमेल में एक्स एक्स होता है. और किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बनेगा वो भी मैं बता चुकी हूँ. एक टाइम पर कोई एक ही आता है, तो या तो ये एक्स आ सकता है या ये एक्स आ सकता है. इसमें से भी या तो ये एक्स आएगा या वाई आएगा. अब एक टाइम पर कोई एक आएगा, अगर इधर से एक्स आया और इधर से भी एक्स आया देन गर्ल बन जाएगा, और अगर इधर से एक्स आया और इधर से वाई आया देन बॉय बन जाएगा. तो ये है पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ बेबी. ए कॉन्स्टेंटली दिया हुआ डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी इज इलीगल इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में बच्चे के बर्थ लेने से पहले ही अगर उसका जेंडर चेक कराया जाता है तो ये इलीगल है हमारी कंट्री में. इसके लिए सजा भी हो सकती है. नेक्स्ट जो आप इसको अच्छे से पढ़ना, एंड नेक्स्ट जो वीडियो में आपको टॉपिक मिलेगा रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस. क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ यही है कि एडोलसेंस की एज में, क्योंकि हार्मोन्स इतने चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपको क्या क्या कंट्रोल करना है, कि बैलेंस डाइट लेनी है, सब कुछ पूरा रूटीन है. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे जिससे आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए कंप्लीट हेल्दी रहें.